अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करने जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो फिर ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस बात का इशारा किसी और ने नहीं दिया बल्कि रियासत पाकिस्तान यानी ममलिकत पाकिस्तान के सरबरा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर ममलिकत भी हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि जनाब अगर 3 महीने पहले नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाएगा तो कोई नई क़यामत नहीं आ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर किसी न किसी लेवल पर इस हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही है। अगर ऐसी गुफ्तगू हो रही है तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान किसी न किसी मंजिल पर जाकर थम जाएगा। और अगर थम जाएगा तो क्या इमरान खान साहब उसके बेनिफिशरी होंगे? क्योंकि इमरान खान साहब का तो सारे का सारा मुतालबा इसी एक नुक्ते पर बेस करता है कि जनाब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कराएं ताकि नवंबर के अंदर होने वाली तकर्री मैं करूं। लेकिन अगर आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि 3 महीने पहले अगर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री हो जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, तो यकीनी तौर पर यह इस्तेहकाक तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का है, इमरान खान का नहीं है। और अगर इमरान खान का ये इस्तेहकाक इस वक्त नहीं बनता तो आरिफ अलवी साहब ने इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन से हटकर नई पोजीशन जो ली है, इसके आखिरकार क्या अगराज़ व मकासद हैं? क्या आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के साथ कुछ फासला इख्तियार कर लिया है? और अगर फासला इख्तियार कर लिया है तो फिर उस फासला इख्तियार करने की वजूहात क्या हैं? क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ एक मुलाकात की है ईवान सदर में। ये मुलाकात भी गैर रस्मी मुलाकात थी, बहुत सारी बातें इसके अंदर ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन आपको पता है जो लोग मुलाकात करते हैं फिर वो बाहर आके कुछ चीज़ें बता देते हैं। इसी तरीके से कुछ चीज़ें बाहर सामने आई हैं और वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से बहुत ही हद तक मुख्तलिफ हैं। जो सदर ममलिकत का इस वक्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है और उसके नतीजे में मेरी कम अज़ कम ये राय बन रही है कि आरिफ अलवी साहब किसी न किसी जगह पर किसी न किसी बात के ऊपर या सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इमरान खान साहब से थोड़ी सी वो फासला इख्तियार कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले 2 ख़तरे की घंटियाँ हैं जो बज रही हैं, बहुत ज़ोर से बज रही हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिकल अशराफिया इस वक्त इन घंटियों को सुनने के ऊपर किसी भी तौर पर आमादा नजर ही नहीं आ रही। कहते हैं ऐसी तैसी बढ़ो, हमें कुर्सी चाहिए, बस हमें कुर्सी पे बिठा दो, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। क्योंकि सिर्फ 2 दिन के अंदर डॉलर की कीमत के अंदर बेतहाशा इजाफा हो गया। बल्कि आज जिस वक्त ये मार्केट ने अपना कारोबार क्लोज़ किया उस वक्त डॉलर की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे का इजाफा हुआ और इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 233 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 236 से 238 रुपये के दरमियान दस्तयाब है। यानी ये जो डॉलर का और पाकिस्तान रुपये के दरमियान जो मुकाबला है कि मैं कितना डिगना है, वो कहना मैं कितना उत्ते जाना है, ये वाला मुकाबला इस वक्त किसी भी वक्त रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके ऊपर जब हुकूमत एक जानिब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कुछ फ़ैसले लेने की तरफ बढ़ रही है, अपने लिए कुछ नई अपने आप को नई पॉलिटिकल पोजीशनिंग की तरफ लेके आ रही है, अपने आप को एक नए महाज के ऊपर लेके जा रही है, अपने बयानिए को एक नई ताकत देने की कोशिश कर रही है, इसी दौरान ख़ुद हुकूमती वज़रा ने 2 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की खबर दे दी है कि फ़ौरी तौर पर बिजली की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया जा रहा है। लो, अब एक जानिब ये बातें की जा रही हैं कि जनाब हमने कोई अब और मुश्किल फ़ैसले नहीं करने, हमने अवाम पर जितना बोझ डालना था वो डाल दिया। दूसरी जानिब फौरी तौर पर 3.5 रुपये पर यूनिट इजाफा कर दिया और ना सिर्फ कर दिया बल्कि इसके साथ साथ ये बात भी सुना दी कि अगले 4 महीने के दौरान बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा। यानी IMF की तरफ के IMF के साथ जो मुआहदा तय पाया था उस मुआहदे के तहत जो बिजली की कीमत थी उसमें 7 रुपये 98 पैसे पर यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा होना था। अब हुकूमत ने यकमुश्त ये 7 रुपये 98 पैसे वसूल करने की बजाय किस्तों के अंदर ये पैसे वसूल करने का फ़ैसला किया है और इसकी पहली किस्त 3 रुपये 50 पैसे फौरी तौर पर लग जाएगी और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और इसके ऊपर FED और इसके ऊपर GST इसके अलावा है। यानी जो बिजली है यकीनी तौर पर इस शदीद मौसम में आवाम के लिए एक
नेमत से बढ़कर एक ऐसी ज़हमत बनने जा रही है जिससे ना निजात हासिल करना मुमकिन है और ना ही इसकी जो बिल हैं आम आदमी के लिए वो अदा करना आसान होगा। उनका ये कहना है, खुर्रम दस्तगीर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उनका ये कहना है कि 3 माह मुश्किल हैं, नवंबर के बाद कमी आएगी, हमें ईंधन की कीमत में इजाफे का सामना है, 1/3 सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। अब जब वो ये कहते हैं ना जी हमें ईंधन की कीमत में इजाफे का सामना है, तो बंदा करता है यार मैं कितने केड़ी कानू जाकर टक्कर मारा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस मुसलसल कम हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। यहाँ पर हम जवाब ये बना रहे हैं कि जनाब ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। भाई अगर ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो आप हर महीने वसूल करते हैं ये किसकी जेब में जाते हैं? अगर आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इसीलिए वसूल करते हैं ना जी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, जो वो ऊपर नीचे जाते हैं, वो सारे का सारा इजाफा सारिफ पर मुंतकिल कर दिया जाता है और इसका मतलब ये है कि आपको एडिशनल प्राइस उसके ऊपर अदा नहीं करनी पड़ती। जब आपको एडिशनल प्राइस अदा नहीं करना पड़ती तो फिर ये वाले बम क्यों गिराते हैं कि जनाब 3.5 रुपये बेस प्राइस के अंदर इजाफा कर दिया जाए। जब इसमें आपने बेस प्राइस में इजाफा करना है तो फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन ये एक अजीबोगरीब मंतक है जो कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही और ये सब कुछ उस वक़्त किया जा रहा है जब सब कुछ ओपनली सामने आ रहा है कि भाई इस वक्त आपके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होता चला जा रहा है, आप इस वक्त दीवार के साथ लगे हुए हैं, आपके ऊपर दबाव बेशुमार आते चले जा रहे हैं, आपका हर एक फैसला पलट के आके आपके पास आता है, बाउंसर लग रहे हैं आपको, कभी हेलमेट पे लग रहा है, कभी कोनी पे लग रहा है, कभी वक्खी में लग रहा है, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। और अपनी मैंने आपको बताया ना कि अपनी अपनी कुर्सी, परवेज़ इलाही साहब या हमजा शहबाज साहब को पंजाब की कुर्सी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी चाहिए, लिहाजा हर एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किए चले जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर किसी न किसी जगह पर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों की जेब ये बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाएगी उस वक़्त वो क्या करेंगे। और यही वो कैफियत है जिसको जावेद लतीफ़ साहब ने इस बात का इजहार किया था कि लीडरलेस मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। लीडरलेस मुजाहरे अगर शुरू हो गए तो फिर अगर आपने उनकी क़यादत पे आने की कोशिश की तो तानवी अंडे ते टमाटर पड़े, इसके अलावा और कोई हल नहीं निकलना। क्योंकि ये लोग अब अगर बाहर निकलेंगे तो वो अपने पेट की खातर निकलेंगे, वो आपकी खातर नहीं निकलेंगे। और अगर आपकी खातर निकलना होता तो वो निकल आते कब के, आपकी खातर किसी ने नहीं निकलना। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि लोगों का इतना इम्तहान मत लें। आप तो इम्तहानों में हैं, लोगों को इम्तहानों में मत डालें। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपको कहा इक़्तिदार की रस्साकशी है जो थमने में ही नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारा ईवान इक़्तिदार हो, किसी भी जगह पर कोई भी अपने आप को एक मरतबा रुक के रीपोजीशन करने के लिए आमादा नहीं है। आरिफ अलवी साहब इस वक्त पाकिस्तान की एक हाईएस्ट पोजीशन पर हैं। वो सदर ममलिकत होने के साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। उनके पास बेशुमार आइनी इख्तियारात हैं। जब वो जर्नलिस्टों से मिलते हैं और मिलने के बाद कुछ पॉइंट्स का इजहार करते हैं जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि वो अपने आप को मौजूदा हालात में रीपोजीशन करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने जा रही है। जब उनसे पूछा जाए कि जनाब ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी अगर मौजूदा बहरान के सिनेरियो में देखें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इस जो तकरीरी है इसको पहले कर लें, तो वो ये नहीं कहते कि मौजूदा बहरान का ताल्लुक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी से नहीं है। अगरचे उनको ये कहना चाहिए था कि मौजूदा बहरान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं कि इस तकरीरी की वजह से बहरान थम जाएंगे और ये एक अच्छी तजवीज़ है, इस 3 महीने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी जगह पर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस तकरीरी का ताल्लुक इस बहरान के साथ है। और अगर इस बहरान के साथ है तो फिर ये मामला जाके जुड़ जाता है इमरान खान साहब के साथ और उस खौफ के साथ जिसका इजहार मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी किया था कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जो है अप्रैल के अंदर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी कर दें और इसी वजह से वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में भी थे और उस वक्त वो ये काम नहीं कर सके। लेकिन अब अगर ये ऐसा होगा, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी होगी या मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
को एक्सटेंशन मिलेगी तो इसका ताल्लुक यकीनी तौर पर मौजूदा हालात के साथ सदर ममलिकत अगर ख़ुद जोड़ रहे हैं तो फिर इससे इनकार मुमकिन नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और अगर वो करेंगे तो कब करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि जो मुरवजा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तो ये है ना जी, वज़ारत दिफा से समरी आ जाती है, सीनियर मोस्ट जो जनरल्स होते हैं उनके नाम आ जाते हैं और उसमें से किसी एक बंदे की वो जो है सिलेक्शन हो जाती है। ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद पे है कि वो किसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाता है, जिसको लगाता है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है। बाकी अगर कोई सुपरसीड हो जाए तो वो रिटायर हो जाते हैं, अदरवाइज़ मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में ये काम इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल मेस है इसका ताल्लुक इसी एक तकर्री के साथ ही जुड़ा हुआ है। इमरान खान साहब की यह ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, मैं इक़्तिदार में आऊँ और इक़्तिदार में आकर नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करूँ। अब अगर शहबाज शरीफ साहब नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करते हैं या मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देते हैं तो इमरान खान साहब का अक्टूबर में इलेक्शन हो या नवंबर में इलेक्शन हो, फिर उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं रहनी चाहिए उसूली तौर पर, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्होंने इक़्तिदार में आना था या जिस मकसद के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ना था वो मकसद हो जाता है फौत। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की जो उनकी गेंद आई है कोर्ट में, वो अब ये इस गेंद को कैसे खेलेंगे ये अब उनकी सवाबदीद है, क्योंकि वो जिस तरीके से इस वक्त खेल रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ताकतवर अंदाज के अंदर मुझे वो खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी साहब ने इसके अलावा भी इमरान खान साहब के 2-3 मौक़िफ़ ऐसे हैं जिससे उन्होंने फ़ासला इख्तियार किया या दूरी इख्तियार की। अब वो इमरान खान साहब से के साथ भी दूरी का उन्होंने एतराफ़ किया, ख़ुद एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। आखिरी मरतबा व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान साहब से राब्ता हुआ था और वो राब्ता गवर्नर पंजाब के हवाले से था, यानी उमर सरफराज चीमा साहब के हवाले से। उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है, यानी इमरान खान साहब के साथ उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके तमाम के तमाम राब्ते टूट चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि पाकिस्तान के लिए वफाकी पार्लिमानी निज़ाम ही बेहतर है, सदारती निज़ाम बेहतर नहीं है, और सदारती निज़ाम के हवाले से जो बातें हैं वो उसको किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर वो ये कहते हैं सदारती निज़ाम, तो फिर इमरान खान साहब से फिर दूरी आ जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो इस वक्त आमरे मुतलक बनने का जो उनका सपना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में पूरा होगा कि मुल्क का जो वफाकी पार्लिमानी आइनी ढांचा है ये ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पर एक ऐसा आइनी ढांचा बने जो इमरान खान साहब को जो है आमरे मुतलक बनाकर बिठा दे ईवान इक़्तिदार पर, और वो जब तक ज़िंदा रहें वो ईवान इक़्तिदार में मौजूद रहें। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर सदारती निज़ाम हो, इमरान खान साहब आएँ, इलेक्शन लड़े और अपनी पॉपुलैरिटी, अपने पर्सनैलिटी क्रिज़मा की बेस के ऊपर वो इलेक्ट होते चले जाएँ और उनको कोई रोक टोक ना हो। यहाँ पर भी आरिफ अलवी साहब ने उनसे डिविएट किया। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू वो है गैर मुल्की साजिश का, क्योंकि इमरान खान साहब का ये मानना है कि उनकी हुकूमत को गिराया गया गैर मुल्की साजिश के ज़रिए। सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि साइफ़र मिला मुझे, साइफ़र मैंने भेज दिया ईवान सदर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनसे ये दरख्वास्त की कि आप इसकी तहकीकात कर लें। लेकिन अब तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा जी कि धमकी मिली, साजिश हुई या नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ये कह देना कि साजिश हुई तहकीकात से पहले, तो ये बात गलत है। अब अगर उनका ये कहना है कि तहकीकात हुई और तो तहकीकात को फिर सामने लाना चाहिए, यानी आरिफ अलवी साहब साइफ़र के मामले पर इमरान खान साहब की गैर मुल्की साजिश के हवाले से बयानिए से भी ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो मौजूदा हुकूमत यानी हुक्मरान इत्तेहाद को भी बेल आउट करते हैं, ये कहते हुए कि तहरीक अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं लाई गई, सियासी जमातें किसी के इशारे पर नहीं चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो ये कहते हैं कि गैर मुल्की साजिश हुई, गैर मुल्की साजिश के नतीजे में मौजूदा हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की, बल्कि वो तो टाइम लाइन्स करते हैं कि 7 मार्च को मुलाकात हुई असद मजीद ख़ान की डोनाल्ड लू के साथ,
8 مارچ کو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی اس کے نتیجے میں یہ تحریک عدم اعتماد داخل کی گئی، اور یہ ہماری جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، یعنی حکمران اتحاد ہے، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ان سب کو عمران خان صاحب اس غیر ملکی سازش کا اعلی کار بھی سمجھتے ہیں۔ کبھی ان کو میر جعفر کہتے ہیں، کبھی کسی کو میر جعفر کہتے ہیں، لیکن الزام وہ انہی کے سر پہ لگاتے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش کے اعلی کار بنے اور ان کے ہینڈلرز نیوٹرلز تھے۔ اور صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طرح صدر عارف علوی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، چند دن پہلے امریکن ڈاکٹرز کی تنظیم کے ساتھ ویڈیو لنک پر ہونے والی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، اور اگر اس تعلقات کے راستے میں کچھ رکاوٹ آئی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو غیر ملکی سازش کا اور امریکی مداخلت کا بیانیہ ہے، یہ سفارتی سطح پر پاک امریکہ تعلقات کو متاثر کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عارف علوی صاحب نے اس بات کا ایک مرتبہ پھر اعتراف کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے، اور خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ کام جاری رہنا چاہیے۔ پاک امریکہ تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بلاول صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں، پاک امریکہ تعلقات میں خرابی کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہے، اس سے پہلے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب کے سب سے پہلے HBO کو انٹرویو ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس کے بعد یہ غیر ملکی سازش، یہ دو چیزیں ایسی بنی جس نے پاک امریکہ تعلقات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی۔ اب بلاول صاحب یا موجودہ دفتر خارجہ یا موجودہ حکومت وہ رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صدر صاحب ان باتوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہ جو تعلقات ہیں ان کو اب سٹریم لائن کرنے کے لیے بلاول صاحب کی زیر قیادت وزارت خارجہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ سیفلی اگر پوچھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیسٹ پوزیشن پر موجود ایک شخص جو عمران خان کی جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی اس وقت تک لی جانے والی پولیٹیکل پوزیشننگ کے ساتھ خود کو الائن نہیں کر پا رہے، وہ اس پولیٹیکل پوزیشن کے ساتھ ڈسٹنس رکھ رہے ہیں، اور اگر وہ ڈسٹنس رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کو معلوم ہے کہ ان کے کوئی پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہیں۔ وہ اس وقت فوری طور پر صدر سے عہدے سے اگر ہٹائے جائیں گے یا ان کی مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد بھی ان کو 2 سال چاہیے، 2 سال کے بعد ہی وہ کوئی اور عوامی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے، لہٰذا بھی فوری طور پر تو ان کا پولیٹکس میں آ کر اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریوائیو کرنے کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب، ان کے چونکہ پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہیں، عمران خان کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں، اور صدر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کے پولیٹیکل سٹیکس جو پاکستان کے سٹیکس ہیں اس سے متصادم ہیں، اور اگر صدر صاحب ایسا سمجھ رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو اپنے ہی صدر صاحب کی طرف سے یہ کہنے والی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کو یقینی طور پر اس کا پولیٹیکلی نقصان ہوگا۔ لیکن جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے صدر صاحب کی طرف سے یہ جو کہا گیا ہے کہ جناب یہ اچھی پیشکش، یہ اچھی تجویز ہے کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کر دی جائے، یہ ہے اصل میں معاملہ۔ یہ معاملہ جتنی جلدی ریزالو ہو جائے گا، جتنی جلدی اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی، جتنی جلدی یہ پاور گیم تھم جائے گی، اتنا ہی زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس وقت یہ جو سیاسی طوفان آیا ہوا ہے اس کو بٹھانے میں، اور یہ بال آ گئی ہے اب شہباز شریف صاحب کے کورٹ میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کے اوپر چھکا لگاتے ہیں یا اس کو ویل لیفٹ کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔